नमस्कार मित्रों। तृतीय वर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र जो हम पढ़ रहे थे, आज हम उसकी द्वितीय यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं। और द्वितीय यूनिट के अंदर जो पहला बिंदु आज हम ले रहे हैं, जिसकी हम एक सामान्य चर्चा आज करेंगे, वो है जलवायु। जलवायु से हमारा अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही औसत मौसमी दशा, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। अब औसत मौसमी दशा में क्या गिना जाता है? तापमान, आर्द्रता, वायु की दिशा और गति, इन सभी चीजों को, और वायुदाब, इन सभी चीजों को मिलाकर किसी भी स्थान का मौसम बनता है। अगर हम पिछले 20-30 वर्षों के मौसम का औसत निकालते हैं तो जलवायु बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जलवायु और मौसम की चर्चा हम करेंगे। अब क्योंकि हम अपने देश की ही बात कर रहे हैं, तो आपको हमें पता है कि हमारे देश का मौसम किस प्रकार का है। परंतु जब हम जलवायु की चर्चा करते हैं तो हम पूरे देश की औसत दशा की चर्चा करते हैं। और क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के अक्षांशीय विस्तार में फैला है, तो विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय सभी प्रकार की जलवायु के क्षेत्र हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। एक ऐसा देश है जहाँ पर विषुवत रेखा से ध्रुव तक की सभी प्रकार की जलवायु आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। तो विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, विविधता बहुत ज़्यादा है, परंतु मौसमी दशाओं की चर्चा में एक शब्द जो हमेशा सामने आता है और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, और वो है मानसून। भारत मानसूनी जलवायु दिशा का एक आदर्श देश है। विश्व में कई सारे देश हैं जहाँ मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है, परंतु मानसूनी जलवायु का सबसे आदर्श स्वरूप अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो वह भारत में देखने को मिलता है। और उसकी वजह क्या है? हमारे नीचे जो हिंद महासागर की स्थिति है, दूसरा हमारे उत्तर में जो हिमालय की स्थिति है, इस दोनों की स्थिति हमें एक प्रकार की यूनिट क्रिएट कर देती है, और उस यूनिट के अंदर मानसूनी हवाएं अपने पूर्ण स्वरूप के साथ विद्यमान रहती हैं। अब हम बात करते हैं मानसून क्या है। मानसून अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से मिलकर बना है, और मौसम का अर्थ होता है हवाओं की दिशा। यह शब्द अरब के नाविकों ने दिया था, क्योंकि हिंद महासागर में साल में 2 बार हवा की दिशा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा चलती है, जिसको बिल्कुल 180 डिग्री पर चेंज हो जाती है, यानी बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। और विश्व में ऐसा नियमित विन्यास बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस प्रकार हवाओं का परिवर्तित हो जाना ही मानसून कहलाता है। अब ऐसी स्थिति में 6 महीने हवा हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, और 6 महीने भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की तरफ चलती है। अब जिन 6 महीने हवा हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलती है, वो 6 महीने आर्द्रता भरे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिंद महासागर से हवा आएगी तो बड़े पैमाने पर अपने साथ आर्द्रता लेकर आएगी। और वो 6 महीने जब हवा स्थल से जल की तरफ जा रही है, वो सूखे हैं, क्योंकि स्थल से आने वाली हवा आर्द्रता विहीन होती है। तो सीधा सीधा अर्थ है मानसूनी जलवायु का, जहाँ पर शुष्क और आर्द्र मौसम एक के बाद एक आए और निश्चित आर्द्र और निश्चित शुष्क मौसम बने, वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। अब इस मानसूनी जलवायु के अंदर हम पूरे देश साल भर के मौसम को, पूरे साल भर की स्थिति को हम 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का काल और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का काल। यानी हम पूरे साल को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। वो समय जब हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है, और वो समय जब हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चल रही है। जब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है तो हम उसको उत्तरी पूर्वी हवाओं का काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हवा जिस दिशा से आती है उसकी दिशा वह होती है, ना कि वो जहाँ जा रही है। तो क्योंकि हवा उत्तर पूर्व से आ रही है तो उसको उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवा कहते हैं। अब उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवा का जो काल है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। उसको शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बांटते हैं, और दोनों पूरी तरह से सूखी होती हैं। 1 दिसंबर से लेकर 15 मार्च का जो समय है, वो शीत ऋतु का कहलाता है, जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, धीमी गति से हवाएं चलती है, मौसम पूर्ण रूप से शुष्क होता है, और सूर्य के दक्षिणायन होने की वजह से तापमान में गिरावट आती है। तो यह आपको शीत ऋतु कहलाती है। शीत ऋतु में
वर्षा न के बराबर होती है और आसमान पूर्ण तरह से साफ रहता है। क्योंकि हवा स्थल से सागर की तरफ चलती है, अतः उच्च दाब की दशाएं होती है और उच्च दाब की दशा की वजह से प्रति चक्रवातीय दशा भारतीय उपमहाद्वीप पर बनी रहती है और निम्न दाब की दशा हिंद महासागर में बनी रहती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर यानी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर हवाएं चलती है। आसमान साफ रहता है और तापमान कम रहते हैं। अब आप ये बात ध्यान रखने की है कि भारत का दक्षिणी जो भाग है, जो विषुवत रेखा के पास है, वहाँ शीत ऋतु में भी तापमान पर्याप्त ऊंचे बने रहते हैं क्योंकि वहाँ शीत का प्रभाव ज्यादा नहीं है। शीत का प्रभाव कर्क रेखा से उत्तर में ही अधिक देखने को मिलता है। जब समुद्र से दूरी बढ़ जाती है और और उच्च अक्षांशों की वजह से वहां पर गर्मी और सर्दी का अंतर समझ में आने लग जाता है। तो ये पहली ऋतु हो जाती है 1 दिसंबर से 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद जो अगली ऋतु आती है उसे कहते हैं उष्ण शुष्क ग्रीष्म। उष्ण मतलब वो गर्म होती है, शुष्क मतलब वो सूखी होती है, यानी उसमें आर्द्रता नहीं होती और वो गर्म होती है। यह जो ऋतु चलती है 15 मार्च से 10 जून तक चलती है और इस समय पूरे देश के अंदर गर्मी रहती है, तापमान ऊंचे बने रहते हैं और कई जगह पर लू यानी गर्म हवाएं चलती हैं। देश में दाब की जो हवाओं की दशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ही रहती है, परंतु कहीं कहीं स्थानीय प्रभाव से या समुद्र की निकटता के प्रभाव से चक्रवातीय वर्षा प्राप्त हो जाती है। ये सामान्य रूप से पूरे देश में न होकर कुछ स्थानों पर सीमित रहती है। तड़ित झंझा भी देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। खासकर उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर तटवर्ती इलाकों में आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। तो ये दो ऋतुएं यानी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु हमारी उत्तरी पूर्वी मानसून काल में आती है। दूसरा जो मानसून काल है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल, यानी हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रही है। अब जब हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रही है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आप समुद्र से हवा जब स्थल आएगी तो बड़ी मात्रा में समुद्र की आर्द्रता यानी नमी लेकर अपने साथ आएगी और स्थल पर आकर वो बड़ी मात्रा में वर्षा प्रदान करेगी। तो ये बात क्लियर होगी कि वो आर्द्र होगी और आर्द्र होगी तो वो वर्षा प्रदान करेगी। हालांकि उस वर्षा का औसत पूरे देश में बहुत विभिन्नता लिए हुए है और जिसका कारण स्थानीय है। इन स्थानीय जो अवरोध का सामना करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, स्थानीय व्यवस्थाओं की वजह से आर्द्रता भरी हवाएं कहीं कम और कहीं ज्यादा वर्षा प्रदान करती है। तो आर्द्रता पूरे देश में फैल जाती है परंतु वर्षा का औसत एक समान नहीं रहता और जिसका कारण स्थानीय होता है। अब हमारी इस दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में जो पहली ऋतु है जो 10 जून से प्रारंभ होती है वो है वर्षा ऋतु और यह 10 जून से 30 सितंबर तक चलती है और इस वर्षा ऋतु के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं अपनी पूरे देश में वर्षा फैलाती है। तो इस प्रकार आप इस ऋतु के अंदर पूरे देश के अंदर 30 सितंबर तक वर्षा रहती है और बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर आर्द्रता बनी रहती है। इसके बाद आती है शरद ऋतु। 30 सितंबर के बाद लगभग देश के अंदर वर्षा समाप्त हो जाती है और हवाएं लौटने लगती है, यानी मानसूनी हवाएं पुनः से लौटने लगती है और वर्षा तमिलनाडु तट के आसपास जो लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है उसको छोड़कर लगभग सारे देश के अंदर वर्षा का औसत समाप्त हो जाता है और वर्षा की स्थिति समाप्त हो जाती है और पूरा देश शुष्कता का सामना करने लग जाता है। तमिलनाडु तट पर लौटता हुआ मानसून कुछ मात्रा में वर्षा प्रदान करता है और इससे वर्षा होती है। तो इस तरीके से आप पूरे देश को 4 प्रकार की ऋतु में बांट लेते हैं, शुष्क शीत, उष्ण ग्रीष्म, शीत वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये 4 मुख्य ऋतुएं हैं जो भारत में देखने को मिलती हैं। अब अगली कक्षाओं में हम एक एक ऋतु पर गहन चर्चा करेंगे।